नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अतीश सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, खबर ये आ रही है, जिस तरीके से ट्विटर पर, एक्स पर देखा गया कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की तरफ से लोन मांगा जा रहा है। दुनिया के अदर जो और देश हैं और उनके पार्टनर्स जिनको वो बता रहे हैं, उनसे वो लोन मांग रहे हैं। क्या अभी तो हालात शुरू भी नहीं हुए, अभी तो जंग की शुरुआत भी नहीं हुई, ऑफिशियली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी तो जो पाकिस्तान कर रहा है, भारत की सेना केवल उसी को रिटेलिएट कर रही है, और पाकिस्तान ने अभी से उधारी मांगना शुरू कर दी। ये क्या माना जाए? पाकिस्तान किस बिहाफ पे, किस हिसाब से भारत का जो है वो रिटेलिएट करने की बात करता है? अभी कभी कोई परमाणु बम की धमकी दे रहा था, कोई खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा था। क्या माना जाए कि पाकिस्तान अभी से भीख मांगने में लग गया? राम प्रकाश जी नमस्कार सारे दर्शक साथियों को। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान के कर्ज की समस्या राम प्रकाश जी आज से नहीं है, अगर आप देखेंगे, और भीख मांगने की भी उनकी जो प्रवृत्ति है वो भी लगभग 55 साल पुरानी। पाकिस्तान का जो आर्थिक संकट था, अगर उसका ध्यान करेंगे आप, तो 1970 में जब तेल की जो कीमतें हुई थी, बढ़ी थी कच्चे तेल की, तब से लेकर के अब तक अप्रत्याशित तौर पर पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा कर्ज वाले देशों में से एक है। और आपको जानकर हैरानी होगी, मैं जब आज डेटा देख रहा था उसमें, तो पिछले अगर आप 44 साल की बात करेंगे, 44 साल की, तो उसमें से 32 साल लगातार आईएमएफ से बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान चल रहा है। 44 में से 32 साल लगातार बेल आउट लेता है इंडियन जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उससे। और अगर आप कर्ज की बात करेंगे, पाकिस्तान की हालत, हम पहले भी कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर भारत से युद्ध करना पड़े तो उसकी ओवरऑल जो आर्थिक स्थिति की जो दशा है वो 4 दिन से ऊपर भारत से लड़ नहीं सकता है। चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से हो, चाहे उसके ओवरऑल जो देश की जो स्थिरता और तमाम चीजें होती है, उन पैरामीटर्स पर अगर आप देखेंगे तो आज भी जब मैं और आप बात करें, आज भी उनका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने उनकी एक मीटिंग है जिसके अंदर उनको एक फिर दोबारा से पैकेज दिए जाने की बात। आज रात को मीटिंग है वो वाशिंगटन डीसी में, ध्यान होगा आपको, उसकी पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी। आपने कर्ज की बात की, अगर आप पाकिस्तान पर कर्ज की बात करेंगे तो लंबे समय से इस संकट से वो जूझ रहे हैं, लाइक 1970 से लगातार, और अब आज की तारीख में ये बेहद बेहद गंभीर स्थिति में है। और आप ये कह सकते हैं कि एक तो होता है आकंठ कर्ज में डूबा हुआ देश, और एक होता है पाकिस्तान का रोम रोम कर्ज में है। तो पाकिस्तान में वो स्थिति है। आमतौर पर मैं डेटा देने में बहुत भरोसा नहीं करता, क्योंकि कंफ्यूज करता है, लेकिन ये मामला महत्वपूर्ण है और चूंकि स्थिति ऐसी है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो बताना जरूरी है आज की तारीख में। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जो बाहरी कर्ज है पाकिस्तान का, जो दूसरे देशों से उसने ले रखा है, दिसंबर 24 तक का डेटा मिल पाया मुझे, 131.1 बिलियन डॉलर कर्ज है केवल बाहरी विदेशों का, और इसमें से 28% अकेला चाइना का है, जो हम बार बार बात करते हैं सीपेक की और जिस तरीके की, तो 28% कर्ज उसमें वो है। तो बाहरी कर्ज हो गया 131.1 बिलियन डॉलर, और सार्वजनिक कर्ज जो इंटरनल भी और बाहर का भी जो उन्होंने लिया है, तो इसका डेटा मिला जून 2023 तक, यानी कि लगभग 2 साल पुराना, ताजा नहीं अवेलेबल है उनका। तो वो भी अगर आप फिगर देखेंगे तो स्तब्ध रह जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज जो पाकिस्तान पर है जून 2023 तक, उसकी देनदारियां 62.88 ट्रिलियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस, 62.88 ट्रिलियन रुपी, यानी कि 223.86 बिलियन डॉलर, ये उसका कर्ज है। जो उसका एनुअल जीडीपी है उसका 74.3% है, यानी कि पाकिस्तान अगर 100 रुपए उसकी अर्थव्यवस्था है तो 74.3 उसके ऊपर कर्ज है। ये पाकिस्तान की स्थिति है। और इसमें से 24.309 ट्रिलियन रुपीस घरेलू कर्ज है, और 1.6 ट्रिलियन रुपए सार्वजनिक क्षेत्रों का, उद्यमों का कर्ज है, जो अपना भी, इंटरनल भी और बाहर का भी। ये पाकिस्तान की स्थिति है। और अगर दबाव कितना है केवल उसकी कल्पना कीजिएगा। इस वर्ष जो है 2024-25 में उसको 73 बिलियन डॉलर के बाहर के कर्ज को भुगतान करना है इसी साल के अंदर। और इस साल जो सर्विसिंग की लागत उसकी है, जो कर्ज की सर्विसिंग करते हैं आप, लोन और वो सारी चीजें, वो 5.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो पाकिस्तान बिल्कुल भिखमंगे की स्थिति में है, और उसके पास ना इधर जाने की कोई गुंजाइश है ना उधर जाने की गुंजाइश है। विशुद्ध तौर पर या तो वो चाइना की से भीख मांगता है, या आईएमएफ से मांगता है, या वर्ल्ड बैंक के पास चलाया है। और जो ये जो हालत है, उसके सरकारी राजस्व का 50 से 60% है, यानी कि उसका जो एनुअल रेवेन्यू है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, वो जो बाहरी कर्ज है उसका केवल 50 से 60% है, जो इस साल के अंदर उसको पे करना है। तो कहां से पे करेगा, क्या करेगा? इट्स इकोनॉमिकली ए रूइंड स्टेट, इसको आप कह सकते हैं। आर्थिक तौर पर बिल्कुल तबाह है। और इसीलिए वो सुबह नाटक हुआ जिसकी आपने जिक्र किया, कि सुबह एक ट्वीट किया गया, बाद में उसको बता दिया गया कि जो ये ट्वीट भी किसने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है,
इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसने कहा कि इंटरनेशनल पार्टनर से कि आप हमें और लोन दीजिएगा क्योंकि हमारे ऊपर दुश्मन ने बहुत भारी नुकसान कर दिया है। शब्द था हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय द एनिमी एमिड एस्केलेटिंग वार एंड स्टॉक्स क्रैश। उनका स्टॉक भी आपने देखा 2 दिन में 10% गिर गई स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की। वी अर्ज द इंटरनेशनल पार्टनर्स टू हेल्प डी एस्केलेट नेशन अर्ज टू रिमेन स्टेडफास्ट। और उन्होंने इसमें ट्वीट किया था वर्ल्ड बैंक को और उसमें IMF वगैरह सबको उन्होंने साथ में वो किया था। तो अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की एक्चुअल स्थिति आर्थिक तौर पर क्या है, वो दिखाता क्या है। और इसीलिए मैंने कहा, जब आपने कहा ना कि पाकिस्तान बार बार, जब हम पहले चर्चा कर रहे थे 22 के बाद, कि परमाणु हमला ऐसा करते हैं चर्चा, वहां का चपड़ासी से लेकर के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई हो, विदेश मंत्री, परमाणु हमले से नीचे वो बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान खींचने की कोशिश थी कि पूरी दुनिया इसमें कूद आए और इनकी जो बदतमीजियां आतंकवाद को प्रशिक्षित करने की, भारत में टेरर स्पॉन्सर करने की, वो सारी चीजें चलती रही। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया आज सुबह, उसके बाद पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बद पिटी। और हालत ये हुई कि कभी उनको कहना पड़ा कि ये फेक है और बाद में उनको ये कहना पड़ा कि हमारा तो ये जो हैंडल था यही जो है क्या बोलते हैं हैक हो गया, जबकि वो वेरीफाइड हैंडल है। अगर आप देखेंगे उसको, वेरीफाइड हैंडल था, अब उसको डिलीट भी कर दिया गया है और सारा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत थी वो जो उसमें लिखा गया था, और वो ट्वीट भी असली था। अब लिखा किसने? किसी दिल जले ने जला लिखा, किसी सिर फिरे ने लिखा, या किसी जरूरत से ज्यादा देशभक्त ने लिख दिया वहां पर। ये सारी चीज उनकी जांच का विषय हो सकती है, लेकिन थी हकीकत। और पाकिस्तान की वास्तविकता भी यही है कि हर पल कटोरा लेकर के अगर उसको एक बेल आउट पैकेज में देरी हो जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली फेल हो जाएगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो। दुनिया जैसे सर ऐसा नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा था कि ये माहौल ऐसा है तो हम दुनिया के बाकी देशों को या जो भी कर्ज देने वाले देश हैं उनको इमोशनल कर लें? ऐसा भी जो ट्वीट है, जो ट्वीट की भाषा वो दिख रही है कि इमोशनल कर लें और ऐसे में हमें कुछ फंड मिल जाएगा। लेकिन जब भद पिटने लगी, थूथू होने लगी और उससे जब मजाक उड़ने लगा, भारत में जिस तरीके से लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, तुरंत उनको अपना वेरीफाई हैंडल बंद करना पड़ा और ये कहना पड़ गया कि ये फेक है और हैक है। ये सारी चीजें इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दिख रहा है। नहीं, बेसिकली ना एक होता है ना कि जिसको अपने आप को कहते हैं कि अपने आप को गरीब दिखा करके कि देखिए हमें मार रहे हैं ये मिल करके, जो उनको भी पता है आपको धार्मिक और तमाम सांप्रदायिक चीजें, हिंदू मुस्लिम करके और सारी चीजें। आज की तारीख में उन्होंने लिखा इंडियन ऑल पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पार्टनर कौन है? सबसे बड़े पार्टनर तो आतंकवादी जिनको वो पोषित करते हैं। जब उनका जनाजा जा रहा था, आपने देखा फौजी अफसर कंधा दे रहे थे उनको, उनके जनाजे में शामिल हो रहे थे। उनके उस समय पर तिरंगे में शव लिपटे हुए थे आतंकवादियों के। वो सारी सबसे बड़े तो उनके वो हैं। उसके बाद चाइना है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद गल्फ के तमाम कंट्रीज हैं, कभी सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, कभी कुवैत पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, तो उन सबसे भीख मांगते रहते हैं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से मांगते रहते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर था एक तरीके से एक दौर में, अब तो वो नहीं बात है, लेकिन अमेरिका ने इनको बहुत लंबे समय तक पोषित किया है, बहुत लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि वो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब से पाकिस्तान से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना गई है, तब से उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे ही निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। तो अब जो स्थिति है, अब कंप्लीटली पाकिस्तान या तो चाइना पे डिपेंड हो गया है या गल्फ नेशन से, वो जो मुस्लिम मुस्लिम करके जो ये करते फिरते हैं, जो उस तरह की चीज। लेकिन हकीकत में क्या है कि पाकिस्तान की जो ये प्रॉब्लम है ना राय साहब, ये आज की नहीं। आज तो ये विक्टिम कार्ड खेल करके मौके का फायदा उठाना चाहते हैं कि कुछ चलो जो कंगाली है वो भी दूर हो जाए इस बात से। लेकिन हकीकत आप देखेंगे इसकी बैकग्राउंड, तो ये 1970 से जब तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी, तब से पाकिस्तान लगातार कर्ज में डूबा। मैंने आपको कहा 44 वर्षों में से 32 वर्ष लगातार IMF के बेल पैकेज लिया। चीन का जो अकेले चीन का कर्ज है वो $23.6 बिलियन है, जो मैंने बताया कुल का 28% है। फिर वहां का आर्थिक कुप्रबंधन इतना है कि सेना जो चाहती है वो करती है, और कोई वित्त मंत्री है उससे कोई बहुत उनको फर्क पड़ता नहीं। जो भी देश के एसेट्स है, जो भी सारी चीजें हैं, निर्यात बहुत थोड़ा है, आयात बहुत ज्यादा है। प्लस पाकिस्तान में मुद्रास्फीति आपको पता है, महंगाई लगातार ज्यादा हायर साइड पे रहती है, और रुपए का अवमूल्यन उनकी रेगुलर समस्या है। जो पाकिस्तानी रुपया है वो लगातार उसका अवमूल्यन निरंतर जारी है। तो ये सारे कारण हैं जिनको पाकिस्तान चाहकर भी एड्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि कहने को वहां सरकार होती है, नीतियां सेना बनाती है, और सारा जो खेल है वो ये है कि किस तरीके से आतंकवाद, मेन लक्ष्य पूरे देश का ये है कि भारत को डिस्टर्ब रखो। अपनी प्रगति से मतलब नहीं है उनको।
उनको भारत को डिस्टर्ब करने से मतलब है। और जब आप मुझे डुबोने चलोगे तो आपका तो फिर डूबना तय ही है। पाकिस्तान की हकीकत ये है कि वो भारत का तो कुछ कर नहीं सकते, खुद लगातार डूबते जा रहे हैं। सर, जब हम रुपए और कर्ज और इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, आपने भी बताया कि अमेरिका उनको लगातार पोषित करता रहा, लेकिन अब तो वो अमेरिका के पास गए थे, साफ तौर पे इनकार कर दिया। जेडी वेंस ने साफ कह दिया कि हमसे कोई लेना देना नहीं, चलो निकलो इधर से, भग जाओ बहुत तेज। अब चीन के लिए भी खबर आ रही है कि भाई आतंकवाद का चीन विरोध कर रहा है, साथ में चीन ने अब ये स्टेटमेंट दे दिया है कि भारत भी हमारा पड़ोसी है। तो कहीं ना कहीं ठीक है कि हो सकता है अंदर खाने बहुत कुछ चलती है, चीन के बारे में कई बार शंकाएं होती हैं, लेकिन सामने स्पष्ट तौर पे खड़ा होने की हिमाकत तो चीन, या यूं कहेंगे स्पष्ट तौर पे चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ती जा रही है कि वो दुनिया के लेवल पे भी अलग थलग होता जा रहा है। नहीं राम प्रकाश जी, चीन अगर पाकिस्तान के साथ ना हो तो पाकिस्तान की औकात ही नहीं हो सकती कि भारत की तरफ देख भी ले। बेसिकली हाँ, चीन का जो रोल है वो डबल रोल है। उनको ये पता है कि चीन के कर्जे में पाकिस्तान आकंठ डूबा हुआ है। वो जो जाते हैं उनसे अपनी पॉलिसी बनवाते हैं, जो जाते हैं जिस एरिया को ले लेते हैं। आपको पता है पीओके का बहुत बड़ा हिस्सा वो चीन को गिफ्ट कर चुका है। पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, जो डिस्प्यूटेड एरिया था जिसपे इंडिया का क्लेम है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो चाइना को दे चुका है। तमाम उनकी आपस की चलती रहती है। प्लस उनके देश के अंदर से सीपेक बन रहा है, तमाम देश के विरोध के बावजूद, बलूचियों के विरोध के बावजूद, और डेली उन पर हमले भी होते हैं। बेसिकली क्या है कि चाइना की समस्या अब दोहरी है। चाइना आतंकवाद के साथ ओपनली दिख नहीं सकता, जो कि वो है लगातार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ। हमने जो मौलाना मसूद अजहर है, 2018-2015 से भारत कोशिश कर रहा है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया जाए। 4 बार चाइना ने उसको रुकवाया, फाइनली 2019 में वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो पाया, ध्यान होगा। तो 4 बार उन्होंने लगातार कोशिश की। बेसिकली चाइना की प्रॉब्लम क्या है कि इस समय ट्रंप के आने के बाद वो बहुत बुरे तरीके से ट्रेड वार में फंसा हुआ है अमेरिका के साथ, और उसका प्रोडक्शन और उसकी अर्थव्यवस्था उसमें गड़बड़ हो सकती है, उनको भी इस बात का पता है। तो उनका जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो भारत है। और भारत और उनका जो ट्रेड का वो है, वो चाइना के पक्ष में $100 बिलियन का सरप्लस है, $100 बिलियन का। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ होते हुए भी चाइना की मजबूरी है कि आतंकवाद की निंदा की जाए। लेकिन जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने देखा, जब भी कोई बात आती है आतंकवाद की, तो चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। आपने बात की जेडी वेंस की और ट्रंप की, वो दोनों के दोनों धंधेबाज लोग हैं। हम पहले भी थे, आज भी थे। अब चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी नहीं है, उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, तो उन्होंने उस तरीके से पाकिस्तान को दुत्कार दिया। एक दूसरा, उनको ये पता है कि ना तो ये हमारे हथियार खरीदने की इनकी औकात है, नंबर 2, और अगर हम इनको कर्ज दे भी दें, साहूकार तो देखता है ना कि मुर्गी कौन है, अगर हम इनको कर्ज भी दे दें तो इनका ये नहीं पता कि ये वापस भी लौटा पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को डिसऑन कर दिया है। तो पाकिस्तान के पास अब बचा क्या? पाकिस्तान के पास बचा चाइना, पाकिस्तान के पास बचा सऊदी अरब। वो धर्म के आधार पर जो गल्फ के नेशंस हैं, उनके साथ वो जो अपना जनेऊ भिड़ा करके जो काम चला रहा है, या आईएमएफ में जाकर के कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली चाइना की प्रॉब्लम केवल इतनी है कि वो दिखता न्यूट्रल है, लेकिन 100% उसकी जो आत्मा है वो पाकिस्तान में ही बसती है। भारत को तो वो भी चाहता है कि वीकन हो, लेकिन चूंकि अमेरिका से ट्रेड वार चल रहा है और भारत के साथ व्यापार को वो खोना नहीं चाहते चाइनीज, तो उनके साथ हल्का सा ये द्वंद है। इसलिए उन्होंने, उनकी कल की भी स्टेटमेंट में देखा होगा आपने, और आज उन्होंने और क्लियरली कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। तो भाई अगर आप आतंकवाद के खिलाफ हो तो आपने पाकिस्तान को पहले स्लम क्यों नहीं किया? आप तो इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी की बात आज भी की। चीन ने कहा कि इस एरिया के अंदर स्थिरता चाहिए, तो स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? पाकिस्तान है, और उसका सबसे बड़ा कारण है टेररिज्म का प्रायोजित करना। तो आप उसको रोक देते हैं। अगर चाइना कहते तो पाकिस्तान की मजाल थोड़ी है, लेकिन चाइना इन सारे हालात का फायदा उठाना चाहता है। जितना भी पाकिस्तान के पास हार्डवेयर है मिलिट्री का, वो बेशक फ्लॉप हो गया, सारी बात होगी, लेकिन चाइना को अब तो अमेरिका से उतनी वो मिलती नहीं है, मिलिट्री जो एड मिलती थी। तो अब तो उसका 70 से 80% जो हिस्सा है वो चाइना से ही आ रहा है। अब चाइना को क्या है, आज उनकी सारी असलियत खुल गई। जो उन्होंने वेपनरी, जो उन्होंने प्लेटफॉर्म्स दिए थे, वो इंडियन आर्मी ने सारे एक्सपोज कर दिए टोटली। चाहे वो एयर डिफेंस था, चाहे उनके जहाज थे, चाहे तमाम दूसरी चीजें थी। तो उसके बाद उनको ये भी ये दिक्कत होगी कि उनको, क्योंकि टेस्ट तो कर ही रखे थे, बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो टेस्ट ही नहीं हुई थी फील्ड में, तो टेस्ट हुई तो वो फिट फेल होगी सारी की सारी। तो बेसिकली चाइना और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो सिंपल है, तुम्हें कोई और नहीं और हमें कोई ठौर नहीं। ये चीज समझने की है। चाइना कितना ही ड्यूअल प्ले कर ले, लेकिन हकीकत में क्या है कि दिखता भी है और है भी उन्हीं के साथ, न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा है
ताकि भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहे, धंधा चलता रहे। एक तरफ पाकिस्तान जहां दुनिया के दूसरे देशों से गुहार लगा रहा है अपने को बचाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अब वो भारत ने उसका वाटर स्ट्राइक जिसको कहा जा रहा था भारत के अंदर जो वो किया था, उसको लेकर के वो वर्ल्ड बैंक पहुंच गए हैं। वहां भी वो गिड़गिड़ाने का काम कर रहे हैं और वहां से भी दुत्कारे गए हैं। नहीं, वहां तो जो प्रेसिडेंट थे बग्गा, उन्होंने कह दिया कि भाई हम केवल एक इंटरलोक्यूटर हैं, इसमें हम एक मध्यस्थ थे और उसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली इसमें तो पाकिस्तान भी वो था ना, वो सॉरी फिगर्स कट करके कि भाई किसी तरीके से दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल, हर मुद्दे के ऊपर भारत जो भी कदम उठाए उसमें विक्टिम मोड पे चले जाओ। तो विक्टिम कार्ड की एक समय सीमा भी होती है, एक अवसर भी होता है। अब जब पाकिस्तान बिल्कुल इंटरनेशनल साथ देखेंगे, आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान कंप्लीटली आइसोलेटेड है, तो उसके साथ कोई भी खड़ा होना नहीं चाहेगा। और भारत और पाकिस्तान की जब तुलना करोगे तो भारत का जो क्लाउट है पूरी दुनिया में वो कहीं ज्यादा है। निश्चित तौर पे इसकी जो सिंधु जल इंडस वाटर ट्रीटी थी उसकी अपनी इंप्लीकेशंस भी हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज तो बग्गा ने अपना बाकायदा ट्वीट जारी करके कह दिया कि भाई हम केवल हमारी एक सीमा तक ही थे, उसके अलावा ये आपका मामला है, द्विपक्षीय मामला है। तो उन्होंने भी एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन फिर भी ये मामला जब पाकिस्तान जाएगा कहीं इंटरनेशनल कोर्ट में और कहीं जाएगा तो वो फिर एक लंबा मामला चलने की गुंजाइश हो सकती है। सर, एक जो बड़ी वजह है जो पाकिस्तान आज हम देख रहे हैं कि वो कभी कर्जा मांगने लग जा रहा है, कहीं जो है वो किसी के सामने गिड़गिड़ाने लग रहा है तमाम दुनिया के देशों से। भाई जो आपके परम मित्र रहे हैं, भाई चाहे वो अमेरिका की बात कर लीजिए, आज हमारे प्रधानमंत्री माय डियर ट्रम्प कह के बात करते हैं, पुतिन साहब जो रूस हमेशा से भारत के साथ रहा उनके पास पहुंचा, चीन से लगातार वो कर ही रहा है, इसके अलावा भी दुनिया के तमाम देशों से बात कर रहा है, मदद मांग रहा है। डिप्लोमेसी के लेवल पर पिछले कुछ समय से जो हमारी कमजोरियां रही, क्या उसने पाकिस्तान को इतना बड़ा अवसर दे दिया है जो वो रोने गिड़गिड़ाने का उसको मौका मिल जा रहा है? अगर हमारी डिप्लोमेसी सही रही होती, जो हम पिछले कुछ समय से सवाल उठा रहे हैं, तो आज पाकिस्तान को क्या ये मौका मिल पाता? नहीं, देखिए ऐसा, ये बेसिकली अवसर ऐसा है कि इस तरह की चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो पिछले 11 साल की अगर आप डिप्लोमेसी देखेंगे तो डिप्लोमेसी शुरू कहां से होती है? देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी पावर्स जो दुनिया की है, चाहे वो अमेरिका है चाहे यूरोप है, वो बेसिकली डिप्लोमेसी सारी शुरू होती है आपके पड़ोस से, कि आपके पड़ोसियों से आपके कैसे संबंध है। तो भारत के जो संबंध पारंपरिक तौर पे आप देखेंगे, चाइना के साथ बेहतर नहीं रहे 60s से लेकर के, बिगिनिंग ऑफ 60 से लेकर, और पाकिस्तान के साथ तो सेपरेशन जिस दिन से हुआ था, जब हम दो देश बने 47 में, तभी से नहीं रहे। उसके अलावा आप पहले पड़ोस में देख लीजिए सब जगह, तो उस सब के साथ हमारे बेहतरीन संबंध थे। आज उन सब के साथ तमाम कारणों से, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, जो भी हमारे पड़ोसी देश है, उन सब के साथ हमारी खास तरह की दिक्कतें लगातार सरफेस पे आ रही है। ऐसे ही जब बड़े देशों की बात करेंगे आप, तो जो हमारा क्या नाम है, रशिया जो था हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था, और कहने को हम गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व करते थे। जब से मोदी जी की पॉलिटिक्स आई, तब से उन्होंने बैलेंस साधने की कोशिश की रशिया और अमेरिका के बीच में। और अमेरिका को आपको पता है उसका कारण क्या हुआ, कि अमेरिका ने जो है भारत में हर तरीके की शर्तें थोपने की कोशिश की लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ट्रंप ने तो इस समय कमाल ही कर रखा है। वो तो भारत के साथ ट्रेड डील कोई बात नहीं, इंडिया चर्चा नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत ने ट्रेड वही जीरो कर दिया सब चीजों में। तो ये जो बेसिकली हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं अमेरिकन कंट्रोल में और ट्रंप की जो बड़बोलापन है उसकी शिकार हो रही है। और पूरी यूरोप वगैरह भी, सारे जो देश थे उनका भी आपने रोल देखा होगा लगातार, वो भी एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। 22 अप्रैल का जो हमला था, सबने, चूंकि आतंकवादी हमला था, सबने निंदा की, लेकिन कोई भी जो हालात चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें कोई इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। हालांकि दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, साउथ एशिया के अंदर इस तरह की इंस्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन ऑलरेडी वार पे है, उसके बाद इजराइल ने जो हालत कर रखी है मिडिल ईस्ट में, वो देख लीजिए। तो एक ये रीजन था जहां शांति थी। तो ये भी चीज दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन भारत ने जिस तरीके की डिप्लोमेसी अपनाई या नीति बनाई, भारत में तो सही मायने में ये समय नहीं है कहने का, भारत ने तो अपनी विदेश नीति का कुछ और ही बना दिया है। ऑप्टिक्स नीति कह लीजिए, थिएट्रिक्स नीति कह लीजिए, वो विदेश नीति नहीं कह सकते आप। व्यक्ति केंद्रित नीति नहीं हुआ करती कभी भी, व्यक्ति बदलते रहते हैं, देश स्टेबल है, देश वही है। तो कहीं ना कहीं वो जो आपने कहा बात ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दोस फॉल्ट लाइन्स। एक चीज जिस तरीके से सर हम बात कर रहे हैं कर्ज की, अब ये साफ हो गया कि भाई जब जो इमोशनल ड्रामा था पाकिस्तान का वो तो फेल हो गया, उस पर तो जो है मजाक और उड़ा दिया गया, भागना और पड़ गया पाकिस्तान को।
अब उनके पास फाइनेंशियली क्या विकल्प है? क्या एक अंतिम हथियार के तौर पर, अंतिम सहायता के तौर पर अब सब एकमात्र उम्मीद वही बची है जिसका जिक्र हमने सुबह किया था? आज जो उनको आईएमएफ की तरफ से फंड अलॉट होने की बात थी, अगर वो अलॉट हुआ तो, और नहीं हुआ तो? नहीं, वो करा ले, जो उनका आईएमएफ का जो बेल आउट है उसकी आज रात को मीटिंग है वाशिंगटन डीसी में, वो करा ले जाएंगे, क्योंकि बेसिकली उनको जिंदा रखना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फेल अगर इस स्टेज पे होती है तो चाइना का तो सारा एजेंडा ही पिट जाएगा। और सबसे बड़े कर्जदाता कौन है उनके? पाकिस्तान स्टेट फ्लोटिंग रहे किस तरीके से, इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट चाइना का है। और अमेरिका का चूंकि कर्ज उनके ऊपर इतना है तो वो भी चाहते हैं कि चलते रहे, बेशक भीख मांग के चलते रहे। तो और भारत उस मीटिंग में है नहीं आज, क्योंकि भारत का तो जो प्रतिनिधि थे वो महोदय तो लौट चुके हैं। तो वैसे में मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ से आज वाला जो बेल आउट है उनको मिलने में कोई दिक्कत होगी, वो ले पाएंगे, उसको मिल जाएगा उनको। लेकिन वो इतना लंबा नहीं, वो 2-3 महीने का है, उसके बाद इनको कोई फिर और ठोर देखना पड़ेगा, फिर कहीं सऊदी अरब से मांग के लाएंगे, फिर कहीं चाइना से मांग के लाएंगे। ये तो पूरा देश ही भीख के ऊपर केंद्रित है पिछले लंबे समय से, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है, कोई मेरे और आपके कहने से नहीं, ये स्टेटिस्टिकल फिगर्स है, दीज आर द हार्ड फैक्ट्स। बिल्कुल, आतंकवाद को बंद करने के बजाय पाकिस्तान जो है वो भीख मांग करके जीना ज्यादा पसंद करता है। हालांकि इस बार ये ड्रामा, जो इमोशनल ड्रामा वो खेल रहा था, वो सोशल मीडिया के चलते विफल हो गया है। भागा अब जो है पाकिस्तान को अकाउंट फेक और डिलीट और सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। देखते हैं भीख मांग करके कितने दिन मुकाबला कर लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।